कुछ पेंटिंग्स रह गई थी जिनके बारे में मुझे आप लोगों को बताना था और गाइड करना था। थैंक यू सो मच याद दिलाने के लिए। ऐसे ही अगर मैं कभी कुछ भूल जाऊं तो प्लीज़ रिमाइंड मी, क्योंकि इंटेंशनली आई डोंट लीव और स्किप एनी पेंटिंग। वो कभी कभी रह जाती है जिसका मुझे बिल्कुल पता भी नहीं चलता। इसलिए अच्छा करते हैं आप लोग मुझे याद दिला देते हैं। एक ये है, एक ये स्केच सीमा जी का है। सीमा जी, इसमें थोड़ा सा लेफ्ट राइट का चक्कर आ गया है। यानी मतलब ऐसे तो बहुत अच्छा बना है, पर अगर आप गौर करें तो देखेंगे ऊपर से नीचे आते आते ये हल्का सा दाहिनी तरफ झुक जा रही है, यानी थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है। तो मेरे ख्याल से सेंटर लाइन ड्रॉ करके आपने इसे नहीं बनाया है। ऐसी कोई भी चीज जो सिमेट्रिकल हो, यानी जिसकी लेफ्ट और राइट दोनों एक जैसी हो, जैसे मोटाई अगर बढ़ेगी दोनों तरफ बढ़ेगी, पतलाई बढ़ेगी दोनों तरफ, जिस तरह से हमारे अक्सर हमारे बर्तन होते हैं, हमेशा तो नहीं। जैसे हम केटल की बात करें तो टोटी एक तरफ हैंडल हो जाती है, इस तरह से तो फर्क आता है, बट फिर भी उसकी गोलाई जो होती है केतली वगैरह की, वो भी ऐसे ही होती है ना। तो कोई भी इस तरह की कुछ भी अगर कोई चीज़ अगर आपको मिलती है, जैसे हम बात करें एक पॉट की जो हम लोग क्लास में भी देखे थे, तो अब यहाँ क्या है, दोनों तरफ एक जैसा होगा। तो अभी मैं बना रहा हूं तो आप देखिए मेरा टेढ़ा सा हो गया, ये मेरा भी टेढ़ा हो गया है ना। अब अगर इसे मैं ऐसे बनाता, अब देखिए यहाँ जितने जितने दूरी पे यहाँ दूंगा उतने दूरी पे यहाँ पॉइंट दूंगा, ये तो नापना आसान है ना। अपनी पेंसिल जिससे आप बना रहे हैं उससे ही आप एक बार इस लाइन से, सेंटर लाइन से इधर मेजर कीजिए, इधर मेजर कीजिए, बराबर पे दे के ये हमारा टॉप हो गया। अब अंदर आएगा ये, तो मान लीजिए इस लेवल इतनी नीचाई पे आके ये नीचे झुक गया, अंदर की तरफ आया, मैक्सिमम अंदर है, तो हम वहां पे भी मेजर कर लेंगे दोनों तरफ से। अब आप खुद देखिए कि कितनी परफेक्ट हमारी बन रही है। फिर अब ये बाहर चौड़ाई बढ़ेगी इसकी, अगर तो वो भी हमने नाप लिया, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ हमने नाप भी लिया, है ना, दोनों तरफ। और फिर इसे बढ़ाना शुरू किया ऐसे। हम्म। फिर बराबर है, अब ये अंदर की तरफ झुक रहा है। चलिए हम एक मिडिल पॉइंट भी कर देते हैं, क्योंकि ज्यादा राउंड बनाने में थोड़ा सा कभी कभी थोड़ी परेशानी होती है। तो और इसका एंडिंग यानी कि लास्ट इसका हमने यहाँ कर दिया, ये भी मेजर कर लिया है दोनों तरफ, है ना। तो क्या होगा, हम यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे, इस तरह करते हुए यहाँ तक ले आए। इधर भी सेम किया हमने, यहाँ तक ले आए और इसके बाद नीचे एक मार्क। ये काफी हद तक हमारी परफेक्ट है, जबकि यहाँ मैंने खास मेजरमेंट नहीं लिए है इससे। बस वही यहाँ करना था। यहाँ एक सेंटर लाइन आप जैसे ही खींचेंगे आपको खुद समझ आ जाएगा, ये मैंने एक सेंटर लाइन खींची, आप खुद समझ आ जाएगा प्रॉब्लम कहाँ है ना। नीचे आके वो हल्का राइट होने लगा। अगर ये लाइन खींच के बनाया गया होता तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में आराम से आप फर्क कर सकते थे, है ना। तो थोड़ी बहुत की भले फर्क हो जाए, बट अगर सेंटर लाइन ड्रॉ करके हम बनाएंगे तो कभी भी वो बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा, मतलब आंखों को पकड़ में आने लायक ज्यादा नहीं होगा फर्क, है ना। बाकी सारी चीजें डिटेलिंग्स अच्छी हैं, शेडिंग भी अच्छी है, थोड़ा पेशेंस चाहिए था यहाँ की शेडिंग में, थोड़ी जल्दबाजी की है आपने सारी शेडिंग में, थोड़ा सा पेशेंस की चीज थी ये, अगर रियलिस्टिक बनाना था तो, है ना। और प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बहुत अच्छा जो बना है आपका इसमें, जो मुझे बहुत पसंद आया, वो है अंदर का बल्ब। मतलब बहुत लाइट शेडिंग से आपने निकाला है। हालांकि हालांकि बैकग्राउंड का जो पेपर है उससे थोड़ी ज्यादा शेडिंग होती है आपको इस एरिया में, इस शीशे वाले एरिया में। ये ऑल ओवर, पूरा ओवरऑल याद आ गया होगा आपको, ओवरऑल शेडिंग की हम बात करते हैं और हम लोकल शेडिंग की बात करते हैं, है ना। आप आपकी ये बॉल अच्छी दिख रही है, ये सॉरी ये बल्ब ये आपकी अच्छी दिख रही है। तो ये बल्ब क्यों अच्छी दिख रही है, बिकॉज इसकी लोकल शेडिंग अच्छी हुई है। जो डिफरेंशिएशन है बगल के शीशों के साथ, जो बल्ब का जो फर्क है,
वो आपने अच्छे से बनाई, इसीलिए बल्ब बल्ब दिख रही है, और ये लोकल शेडिंग है। लेकिन ओवरऑल शेडिंग अगर होती, अभी क्या है कि जब पूरे को देखेंगे तो ये थोड़ा गायब सा हो जाता है, ये दिखता नहीं है। अगर ओवरऑल शेडिंग आपने देखा होता इस सब के अकॉर्डिंग, तो थोड़ी सी ये डार्क होती, और ये सब भी थोड़ा थोड़ा डार्क हो जाता है, ये सब भी थोड़ा थोड़ा डार्क होगा। तो उस केस में क्या होता है, ये ओवरऑल में ये नजर आता और एक अलग सी एक मैजिक क्रिएट करता है, जो पूरी की पूरी पिक्चर को देख के जो रियलिस्टिक जो चीज क्रिएट होती है, वो आपकी ओवरऑल शेडिंग की वजह से होती है। ठीक है, चलिए। लेकिन बहुत बढ़िया बनाया है आपने, क्योंकि इस तरह का इसे बनाने के लिए पेशेंस जमा करना भी एक बहुत बड़ी चीज है। आपने लिखा भी है, बहुत ज्यादा मुश्किल है ये तो। लेकिन आसान हो जाता है, अगर आप ध्यान में बस एक सेंटर लाइन रख लेती तो ये काफी हद तक आसान हो जाता है। अब से याद रखिएगा, जिस चीज के लेफ्ट और राइट दोनों बराबर हो, वो एक एक जगह ही किया करें। शालू, ये आपने हमेशा की तरह आप काफी अच्छी बनाती हैं ये फिगरेटिव्स, तो मतलब ये भी अच्छा है। अच्छी बात क्या होती है, अब जैसे कि हमने फिगरेटिव पे कोई खास क्लास तो की नहीं है अभी, अभी सिर्फ एक स्केचिंग की बेसिक क्लास है। उसके अकॉर्डिंग आपका फिर भी प्रोपोर्शंस काफी अच्छा होता है इसका। जो जहां थोड़ी जरूरत है आपको ध्यान देने की, वो है शेडिंग में। अब शेडिंग में क्या ध्यान देने की जरूरत है, शेडिंग की डायरेक्शन। जैसे आप यहाँ कपड़े में दो तीन डायरेक्शन यूज किए हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, कपड़ा सॉलिड सा नजर आ रहा है, जैसे किसी एक फूल की के पेटल्स हों, जो फूल की पंखुड़ियां होती हैं वैसी लग रही है ना। इसमें थोड़ा या तो आप वो जो तरीका हम राउंड राउंड करके हल्का हल्का करके शेड करने का तरीका एक हमारा है, वो यूज कीजिए कि कोई टेक्सचर ही समझना, मतलब कोई भी समझ ही ना आया मैंने किस तरफ किस डायरेक्शन में शेड किया है, या फिर कपड़ों के लहर को फॉलो करना पड़ेगा आपको। और दूसरी चीज क्या होती है ना, कि आपके स्किन पे शेडिंग बिल्कुल नहीं होती कपड़े पे, यानी ये वन साइडेड वन डायरेक्शनल शेडिंग पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और मुझे पता है आप कर भी पाएंगे, क्योंकि आप यहाँ पे भी अच्छे शेडिंग जब कर पा रही हैं, और आप हमेशा शेडिंग करती आई हैं। बस थोड़ा सा ना ये आपके आई की चीज है, ये ऑब्जर्वेशन लेवल की चीज है, आपका हैंड रेडी है इसके लिए, और सारे कुछ आपके रेडी है, बस आपको थोड़ा ध्यान दे के देखना होगा गौर से, कि अगर कहीं से आप देख के बना रही हैं तो लाइट किधर से आ रही है, कौन सी डायरेक्शन है लाइट की। फिर उसके अकॉर्डिंग जो हमने पांचों वैल्यूज हमने पढ़ रखी हैं पहले, उन पांचों वैल्यूज को आपको प्लॉट करना है। आपको ये देखना है कि हाईलाइट कहाँ होगी और शैडो वगैरह सारे किधर होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप स्किन वगैरह को और कपड़े पे भी ध्यान दीजिएगा, और ऐसा करते ही बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपका ये सब अचानक से निखर जाएगा, है ना। और ये जो लाइंस आपके ड्राइंग के चारों तरफ है ना, ये लाइंस धीरे धीरे चली जाएंगे। शेडिंग से ट्राई कीजिए कि शेडिंग से आप सब कुछ दिखा सकें, लाइंस की जरूरत नहीं पड़ जाएगी फिर, है ना। इस पे वर्क कीजिएगा, ठीक है। लेकिन आपका जिस तरह आप फेस बनाती हैं बहुत इंट्रिकेटली, ये सब वाकई आपकी बहुत अच्छी चीज, ये सब आपका स्ट्रांग पार्ट है। क्योंकि छोटे में इस तरह से बनाना फेस मुश्किल होता है, किसी खास का ना बनाए तो भी मुश्किल होता है, फेस को फेस की तरह दिखना, इंसान दिखाना ही मुश्किल होता है, खासकर अब छोटे में आप बना रहे हो तो। पर आप छोटे में भी दिखा दिया, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट को कंटिन्यू रखना है, और जो थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको ऐड करते चलना है, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ उसे ऐड करते चलिए, धीरे 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 एक एक चीज़ को हम एलिमिनेट करके सारे प्रॉब्लम्स को हम दूर कर देंगे, और हम धीरे धीरे काफ़ी नज़दीक पहुंच जाएंगे अपने गोल के। और ये बहुत बढ़िया है, ये आपने फ़ोन पे ही किया है, इसलिए मैं आप लोगों को इनकरेज करता हूँ कि डिजिटल आर्ट कीजिए, बिकॉज बहुत आसानी से आप लोग एक प्लान बना सकते हैं, दिस इज़ अ प्लानिंग। ये ये एक आपने कंपोजिशन बनाया है, वाइट कितनी दूर रखना है, डार्क कितनी दूर करना है, ज़्यादा डार्क कहाँ करना है, इस तरह से यू कैन कंपोज योर पेंटिंग्स, खुद से कुछ क्रिएट कर सकते हैं आप, तो इसलिए ट्राई दिस। इन सब के ऊपर हमने कर ही रखा है, ये तो बहुत बढ़िया आपका, ये काफ़ी काफी अच्छा था ये, जिसपे आगे काव्या ने बनाया भी है, ये हमने पिछले वीडियो में कर रखी है ना, काव्या ने जो ये वाली बनाई है इसके ऊपर पेंट करके।
ऐसा लग रहा है अब ये आउट फॉर सेल हो जाएगी, अभी सेल के लिए चली जाएगी। और ये वाला जो आपने बनाया पेस्टल में, ये देख के लग रहा है पेस्टल में बहुत बहुत अच्छा है। कुछ चीजों पे जहाँ ध्यान देना है वो ये है कि आपने बैकग्राउंड हर जगह बनाया और ये ग्लास के पास आते हुए हल्का कम हो गया। आप शायद डर रहे थे कि आप ग्लास को ना टच कर दें, आप ग्लास को ना छू दें, बट वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करके आपको बिल्कुल एज तक आने की कोशिश करनी है, और बहुत कंट्रोल्ड वे में आराम से छोटे से ब्रश उठा के या फिंगर्स से बहुत आराम से, है ना, या ब्लेंडिंग स्टम्प्स से। लेकिन स्टम्प्स कई बार गंदा कर देते हैं पेंटिंग्स को, और कुछ ज्यादा प्रेशर लग जाने के बाद गंदा हो जाता है। दैट्स व्हाई आई प्रेफर ब्रश। ब्लेंडिंग के लिए आप लोग ब्रश यूज कीजिए, है ना। तो ये वहां तक आपको आना था, मतलब एक कहीं पता ना चले वहां ना नजर जा रही है बेवजह। तो जब बैकग्राउंड वहां तक ऐसे ही आया है तो वहां भी ऐसे ही आना चाहिए था, या फिर अगर हो भी हल्का सा लाइट भी हो तो बहुत ग्रेजुअल, बहुत धीरे से, है ना, बहुत लाइटली। और सबसे जो मजेदार और अच्छा बना है वो है ऑरेंज। सबसे खूबसूरत हमारा यहाँ ऑरेंज लग रहा है, इसमें बहुत लाइट कैप्चर हुई क्योंकि आपने ग्रेडेशन बहुत सही तरीके से किया। आप खुद देखिए ग्रेडेशन का इफेक्ट, दूर जाते हुए आपके शैडोज वगैरह चल रहे हैं, फिर आपका ये ऑरेंज कलर आया, ऑरेंज में धीरे धीरे येलो की तरफ जाने लगे आप, और बिल्कुल वाइट करके आपने उसके हाईलाइट को दिखाया है। और वो भी हल्का स्मूथ फेडेड सा है, जिससे कि राउंडनेस नजर आ रही है इसकी। ग्रेप्स ही बहुत अच्छे हैं, ग्रेप्स के शैडो पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा शैडो पे ध्यान देने की जरूरत है। लीव्स बहुत अच्छे हैं, लीव्स में वो मोटाई दिख रही है, वो जो एक थिकनेस होती है ना, कुछ इस तरह से आपने बना रखा है कि वो थिक सा नजर आ रहा है, खास करके ये ऑरेंज के साथ लगा हुआ वाला ये लीफ, और इसके साइड वाला वो जो ग्रेप्स की साइड में है। और बाकी भी ठीक है, और ये सामने जो मुड़ रही है जहाँ पे मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको स्पॉटलाइट से, ये वाली भी काफी थिकनेस लेके अच्छी अच्छी लग रही है। तो बेसिकली ये अच्छा है, मगर यहाँ पे नीचे का कपड़ा आप दिखा रहे थे ना, कपड़ा आपको थोड़ा सा डायगोनली ना करके इसे ऊपर से नीचे करना चाहिए था। क्यों? उसके पीछे रीजन है। ये कपड़ा जो फॉल होता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये ग्रेविटी दिखाता है ना। अगर ये ऊपर से नीचे आप करते तो ये ग्रेविटी दिखाता, तो ज्यादा रियल लगता है ये, क्योंकि तब लगता है कि यस ग्रेविटी इज अफेक्टिंग दिस। जैसे आप लीव्स को ही देखिए, उसकी जो ट्विग है, जो टहनी है बहुत पतली वाली, वो इधर साइड बाहर निकलते नीचे की तरफ मुड़ गई। क्यों? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। ऐसा ही आप अगर इस मेज पोश यानी ये टेबल क्लॉथ के नीचे अगर आप करते हैं ऐसे ही, तो वो भी और ज्यादा फीलिंग देता है आपको रियल का, है ना। और ये सारी तो हमने कर रखी थी। लेट्स कम डाउनवर्ड, ये बहुत अच्छी थी दिव्या मैम आपकी। मैं फिर से दोबारा फिर एक बार कह रहा है, ये इस तरह से अगर आप ट्राई करेंगी तो बहुत बहुत रियलिस्टिक, जो आपने पहले बनाया भी है, एक आप स्केच बना पाएंगी, और खासकर पोर्ट्रेट। और वो रियलिस्टिक होने के बावजूद, रियलिस्टिक बनाना इज नॉट द बिग थिंग, रियलिस्टिक होने के बावजूद अगर आप स्ट्रोक और टेक्सचर को बचा के रख पाए तो वो आर्टिस्टिक भी लगता है। यानी कि रियलिस्टिक भी और आर्टिस्टिक भी, जिस तरह से हमारे बहुत से अच्छे आर्टिस्ट जॉन सिंगर सार्जेंट वगैरह जिस तरह से बनाया करते थे, दूर से देखिए तो लगता बिल्कुल रियल है, और पास आके देखिए तो आपको आर्ट दिखती। आपको ऐसा लगता है कि कुछ वक्त पहले की बात है और उन्होंने स्ट्रोक लगाया था। वो स्ट्रोक ना वक्त को कैद कर लेता है। स्ट्रोक्स इतने जरूरी क्यों हैं? क्योंकि वो वक्त को कैद कर लेती है। जब आप 1000 साल बाद भी अगर आप खड़े होंगे किसी पेंटिंग में जहां एक मोटा सा एक स्ट्रोक लगा हो ब्रश का, तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी कभी एक टाइम हुआ होगा जब आर्टिस्ट ऐसे खड़ा यूं खड़ा हुआ होगा, हाथ में ब्रश पकड़ी होगी, और ये स्ट्रोक यूं मार दिया होगा। यानी आपके नजर में पूरी की पूरी वो मोमेंट जो आपने देखी भी नहीं है वो चलने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि उसमें एक टाइम पीरियड एक कैद हो गया है, एक 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 वक्त कैद हो गया है। जिस तरह से आप जब
भी आश्रम घूमेंगे गांधी जी के, वहाँ गांधीनगर में है, या फिर किसी और भी पुराने वक्त के, जैसे आप अगर टीपू सुल्तान के ही चीजें अगर आप देखेंगे यहाँ, या फिर आप उदयपुर के म्यूजियम में आप जाएंगे और वहाँ महाराणा प्रताप की चीजें देखेंगे, तो वो चीजें अगर बिल्कुल न्यू होती तो वो मजा नहीं आता। अभी उसमें जो एक पुरानापन है ना, जैसे गांधी जी के लोटे में या और भी कुछ जो उनके पास थी, उन सब में जो एक पुरानापन था ना, एक यहाँ से, उसे कहते हैं वक्त की मार। जब झुर्रियां आ जाती हैं, चीजों का कलर बदल जाता है, कुछ झड़ जाते हैं, तो उस तरह की चीजें बहुत, वो वक्त को कैच करने, वक्त को कैप्चर करने की ताकत रखती है वो। और वही वक्त को कैप्चर करना, वो बहुत बड़ा फैक्टर है आर्ट में। यही वजह है कि पुराने आर्टिस्ट के आर्ट बहुत महंगे हो जाते हैं। यही एक चीज है, यही साइकोलॉजी है लोगों की। तो कोई बंदा आपसे हजारों किलोमीटर दूर अगर आपकी पेंटिंग जाए और देख के आपके उस वक्त में चला जाए जब आप उस पेंटिंग को बना रहे थे, तो समझिए कि आपने उस वक्त को कैद कर लिया है अपनी पेंटिंग में। और ये बहुत सम्मोहक होता है, बहुत एन्चेंटिंग होता है, बहुत ज्यादा। लोग भूल जाते हैं कि वो कहाँ हैं। इस वजह से मैं हमेशा हमेशा ये कहता हूँ कि स्ट्रोक से भागना नहीं है। जिस तरह आप लोग अक्सर देखेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भर भर की पेंटिंग्स आती है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह दिखती हैं, वैसी पेंटिंग की जगह कभी भी आपको नहीं मिल पाएगी गैलरीज वगैरह में या रियल एग्जीबिशंस में, कभी नहीं। आप जाके देखिएगा वहां पे, वहां के रियलिस्टिक भी होंगी तो कुछ अलग तरह की होंगी, फेसबुक की तरह तो बिल्कुल नहीं लगेंगे, फेसबुक की आर्टिस्ट की तरह। क्योंकि यही वो चीज है कि आर्ट को कॉपी करना या सेम कैप्चर करना नहीं है मतलब। वो वैसा ही है, मैं फिर कह रहा हूं, पहले कई बार मैं कहा, वो वैसा ही है जैसे मैं बैठ के अभी रविन्द्रनाथ टैगोर की कोई लिखी हुई कविता को मैं अपने पेपर पे अपने स्याही से, अपने हाथों से सुंदर सुंदर अक्षरों में लिख दूं, अपने अक्षरों में, और नीचे अपना टाइटल अपना साइन कर दो कि ये मैंने लिखी है, वो ये ठीक वैसा ही होगा। आपको ये पता है कि ये चोरी ही होगी और इसमें कोई आर्ट नहीं है। तो बात उस अक्षरों में नहीं है, जो रविंद्रनाथ ने जो लिखी होंगी उन अक्षरों में नहीं है, उस कॉपी में भी नहीं है, उनके उस स्याही में भी नहीं थी वो बात। बात थी उसको क्रिएट करने में, उसको बनाने में। और जब आप बिल्कुल कॉपी कर लेते किस चीज को, तो क्रिएशन वाली चीज रहती नहीं है ना। वो चीज रहती है, सब्जेक्ट रहता है जो आपने बनाया, कॉपी रहती है, पेपर रहता होगा आपका, पेंट कलर जो भी है, पेंसिल वो रहती है, लेकिन वहां आप नहीं रहते हैं। वहां पे सिर्फ वो चीज रहती है। जिस तरह से मैं अगर रविन्द्रनाथ टैगोर का कॉपी करूं तो मैं वहां नहीं रहूंगा, रविन्द्रनाथ ही रहेंगे वहां पे भी। यानी उस जगह पे वो चीज होगी, अगर आप आम बना रहे हैं तो वहां आम होगा, पर आप नहीं होंगे वहां पे। आपने सिर्फ कॉपी कर दिया है उसे। लेकिन जहां टेक्सचर आ जाती है, जहां कुछ आप प्लानिंग कर लेते हो अलग से, उसको दिखाने का तरीका आपका हो जाता है, वहां पे आप आ जाते हैं, वहां पे कैद हो जाती है आपकी एक स्टाइल, और वहां कैद हो जाते हैं आप, वो आपकी हो जाती है। और वहां आप नीचे साइन कर सकते हैं बहुत खुशी खुशी, बिल्कुल सीना तान के आप साइन कर सकते हैं नीचे और कह सकते हैं कि ये मेरी आर्ट है। वरना जितने भी कॉपी आप करते हैं, कॉपी वर्क जो कंप्लीटली, वो कहीं कोई आर्ट नहीं है और आप आर्टिस्ट भी नहीं है। आपके लिए मैं नहीं कह रहा, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं भी खुद को अपने नाम में आर्टिस्ट आर्टिस्ट लगा के, अपने कुछ कुछ साल पहले की बात है, अपने नाम में ये फेसबुक पे अपने नाम में लगाता था मैं आर्टिस्ट करके, क्योंकि उस समय मुझे आर्टिस्ट बनने की भूख थी। मैं आर्टिस्ट नहीं था। सबके साथ होता है, ये एक फेज है, आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, ये एक फेज है। लेकिन फर्क समझना जरूरी है। जो फर्क मैं समझा बहुत ठोकर खाने के बाद, वो फर्क आप लोग पहले समझ जाएं तो आपका कुछ कुछ साल आपके बच जाएंगे। अगर मैं आज पहले समझा होता तो मैं शायद थोड़ा और आगे होता। क्योंकि जिंदगी के जो वर्ष है ना, जो ये वक्त आपको मिला है ना, पहले और आखिरी सांस के बीच का जो फासला है ना, वो लिमिटेड है। और जितना कम बर्बाद करें उतना मजा आएगा आपको।
तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। और बहुत अच्छा दिव्या मैम, आपका ये रियलिस्टिक होने के बावजूद इसमें टेक्सचर दिख रही है और इसमें दिख रहा है आपका टच, दिख रहा है आपका वो। बाकियों के बारे में तो हमने बात कर ही लिया था। अच्छा है ये रजनी मैम, मैं ज्यादा उसमें फिर से नहीं जाऊंगा, पहले ही वो वीडियो बन रखी है ना। ये वाला भी कर रखा था। काव्य आपका ये बहुत अच्छा था, आपने इसमें लाइट कैप्चर किया, ये काबिल तारीफ है। ये शायद पुराने वाले पास्ट वाले क्लास से भी शायद हेल्प मिली होगी आपको, या हो सकता है कहीं और से भी आपको हेल्प मिला हो। सीखने का क्या है, सीखने का तो आप पूरी दुनिया खुली है, आप कहीं से भी सीख सकते हैं। जहाँ और स, जहाँ से मिले वहीं से सीख लीजिए, हर जगह से सीखिए। मेरे क्लास के साथ अगर दूसरे क्लास कराने का मौका मिले वो भी सीखिए, कहीं और से मिले वो भी सीखिए। और काफी अच्छा है कृष्ण मोहन जी। ये जहाँ तक मुझे याद है क्लास के डेमो में मैंने ये बना के दिखाया था। क्योंकि ये सिंपल है, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, मगर इसमें हर तरह के कर्व, स्ट्रेट लाइन सारे कुछ आ जाते हैं। दैट्स वाई गिटार मैं हमेशा चूज करता हूँ अपने क्लास में रेफर करने के लिए, क्योंकि ये सब लोग बना भी पाएंगे थोड़ा मेहनत करके, और ये हर चीज की परीक्षा हो जाती है आपकी। शेड हल्का डार्क भी कर दिया आपने, तो बहुत अच्छा बनाया है, काफी अच्छी प्लॉटिंग हुई है। अभी आप मेरे ख्याल से प्लॉटिंग वाले लेवल पे होंगे, आपकी प्लॉटिंग काफी अच्छी हुई है। और ये बुक वगैरह जो आपने बनाया है, ये भी बुक भी अच्छी खासी प्लॉटिंग हुई है आपकी। थोड़ा आगे आप बढ़ेंगे ना अगर, तो आपको शेडिंग मिलने लगेगी। नेक्स्ट मंथ वाले क्लासेस में, कोर्स में आप शेडिंग पे आ जाएंगे तो शेडिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन फिलहाल आप प्लॉटिंग पे अच्छे से फोकस कीजिए इसी तरीके से, जिससे आगे आपका काम आसान हो जाए। क्योंकि सारी जिंदगी आप इससे, इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है, सारी जिंदगी जरूरत पड़ने वाली है आपको इस चीज की। ये सब चीजें हमेशा लाइफ में रहती हैं। जो हमारा कोर्स है ना, वो 3 महीना 2 महीने का ड्राइंग एंड स्केचिंग और एक कलर थ्योरी, ये तीनों आपको डिजाइनिंग से लेके किसी तरह की डिजाइनिंग, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो या कोई भी हो, या फिर आपका फैशन डिजाइनिंग कुछ भी हो, या फिर आप आर्ट की बात करें, किसी भी चीज को बनाए, पोर्ट्रेट बनाए, लैंडस्केप, ये 3 क्लास बेसिक है और ये हर जगह आपको हेल्प करेंगे सारी लाइफ। इसे आप क्या सुधार कह सकते हैं, है ना। सुधारने में आप एक काम कीजिएगा, जैसे बुक ही है तो सारे के सारे एक ही शेड में आ रहे हैं, बहुत डार्किश नहीं है, आप पूरा वैल्यू रेंज में आने की कोशिश कीजिए। और कुछ जगह जहां हल्का डार्क सा लगे आपको, वहां थोड़ी डार्क पेंसिल भी यूज कीजिए, कुछ लाइट कुछ डार्क। जैसे आपने गिटार में किया है ना, अंदर का जो वो गहरे वाला पार्ट है, जहां अंधेरा होता है, वहां पे आपने डार्क यूज किया है, तो ये ना उभर के सामने आ रहा है। तो वही काम थोड़ा सा बुक के साथ करने की जरूरत है आपको, ज्यादा कुछ नहीं, जो एक लाइन ही होगी, जो ऊपर का कवर है ना, कवर जहां अंदर बंद होता है, उसके नीचे की लाइनिंग में बिल्कुल आपको शैडो दिखाई देगा, क्योंकि वो लाइट नहीं पहुंच रही होती है। मैं बताता हूँ किस जगह की मैं बात कर रहा। मैं बात कर रहा इसकी, ये जो है ना, ये हल्के सी लाइनिंग इसके नीचे बहुत डार्क सी होगी ये, या हो सकता है थोड़ी दूर यहाँ शैडो ही पड़े इसका, जो कि नीचे आते आते हल्का लाइट होने लगा, यानी कि यहाँ एक डार्क लाइन लगा के आप उसके नीचे धीरे धीरे करके लाइट करके शैडो बना सकते हैं इस तरह से। खैर, ये सब आप शेडिंग में और अच्छे से समझिएगा, अभी के लिए आपने बहुत अच्छा बनाया है। कविता मैम, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन आपको याद रखना है कि कैसे हम डेप्थ पैदा करते हैं, है ना। पीछे की चीज जाएगी, हल्का सा उसे शेड कर दीजिए, ये जो माउंटेन है उसको हल्का, सॉरी शेड कहता हूँ मैं, हल्का स्मज कर दीजिए, क्योंकि वो थोड़ी फीकी हो जाएगी। और सामने की इतनी चीजें हैं, वहां पे आपको कॉन्ट्रास्ट भी हाई रखना है ना। वैल्यू कॉन्ट्रास्ट जो हम पढ़े हैं, अभी भी हम पढ़ रहे हैं, वैल्यू कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ज्यादा डार्क होगा और लाइट ज्यादा लाइट होगी, और पीछे की चीजें बीच में आ जाएंगी। पीछे में आपने जो लाइट बिल्कुल छोड़ दिया है ना, उस लाइट को मत छोड़िए बिल्कुल। और ना ही डार्क को ज्यादा डार्क करना है आपको, ना तो प्योर प्योर लाइट रखना है, ना आपको प्योर डार्क रखना है, जो माउंटेन वगैरह आपने बनाया। फिर ये पेड़, पेड़ के सारे लाइंस अलग अलग दिख रहे हैं, वहां पे कुछ ज्यादा डिटेल्स हो गई हैं, उसे हल्का सा शेड करके कीजिए, क्योंकि वो ना सामने आती नजर आ रही है, क्योंकि सामने का एरिया साफ है, प्लेन है, फोरग्राउंड और मिड ग्राउंड में आपके ज्यादा काम दिख रहे हैं, वो पेड़ पे ज्यादा काम दिख रहे हैं। तो वो डिटेल्स हो गए, वो कॉन्ट्रास्ट हो गया, और डिटेल्स और कॉन्ट्रास्ट वो आपको वहां खींच के ले जाएगा, क्योंकि सामने वाली चीजों में ही होते हैं ये चीजें, पीछे जाते जाते हैं हम और वो हल्का डल होते जाता है। तो बेहतर है कि लाइंस का यूज ना करके आप शेड्स का यूज करें, पेंसिल को झुका के शेडिंग से आप उसी स्ट्रोक में शेड्स चलाएं आप, पेड़ के लिए, है ना, कि छन छन के पीछे की वाइट ना दिखे दिखे वहां पे।
और माउंटेन को भी बनाए उस तरीके से वाइट खत्म हो जाए, और ज्यादा डार्क भी नहीं करना है, ज्यादा लाइट भी नहीं, बीच का रेंज रखना है जो हम लोग पढ़े थे ना वैल्यू रेंज में। ऐसे ही फिर ट्री में आएंगे हम तो थोड़ा सा ज्यादा डार्क लाइट थोड़ा कर सकते हैं, फिर हाउस में और ज्यादा करेंगे। और ऐसे ही, और फ्रंट की जो चीजें हैं जैसे कि ये लाइन ही आ रही है आपकी पानी और जमीन की, तो ये लाइंस पीछे ज्यादा डार्क है आगे कम है, ये उल्टा हो गया। पीछे थोड़ी लाइट होनी चाहिए थी, मिड रेंज की तरफ जाएगी, और सामने आके डार्क हो जानी चाहिए थी, क्योंकि जमीन ज्यादा वाइट है ना। तो डार्क भी ज्यादा डार्क हो जाएगा सामने आते आते फोरग्राउंड की चीजों चीजों में, और लाइट भी ज्यादा लाइटर हो जाएगा। और ये दोनों होने के साथ साथ क्या होगा, तो ये कॉन्ट्रास्ट बनाएगा। और आपको पता है कॉन्ट्रास्ट क्या बनाता है, फोकस। और साथ के साथ कॉन्ट्रास्ट हमारे पर्सपेक्टिव में भी हेल्प करता है, दूर की चीजों में कम होता है, पास की चीजों में ज्यादा कॉन्ट्रास्ट होता है, ठीक है। ये पीपल जॉब्स रेस्पेक्ट रेयर पीपल, वो एक बार देखूंगा मैं। ओके, दिव्या ने बनाया, वाओ। वाओ, जस्ट वाओ। कितना अच्छा है, पर्सपेक्टिव में भी प्रॉब्लम है इसमें, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, काफी हद तक सही भी है पर्सपेक्टिव, जो कि हम लोग पर्सपेक्टिव क्लास में हम लोग देख लेंगे। मगर फिर भी जो आपने कलर का यूज किया है, थोड़ा डल करके थोड़ा मोनोक्रोम में रखा है और सिर्फ ऑटो को दिखाया है, मतलब ये अच्छा लग रहा है। और ये पता नहीं क्यों मुझे मुंबई की सड़क याद आ रही है, मुंबई मुंबई का सीन लग रहा है, मुंबई का, डोंट नो व्हाई। और एकदम मोनोक्रोम में रख के आपने मूड बना दिया है वहां, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो वाला मूड आपने यहाँ क्रिएट कर दिया, जो हम अभी आर्ट क्लास, ये पेंटिंग क्लास में पढ़ रहे थे। ये आपकी अच्छी है, स्ट्रोक से प्रॉब्लम है, वाटर कलर पे भी हम पढ़ रहे हैं, और उस पे आप स्ट्रोक्स के बारे में भी धीरे धीरे आप सीख ही रहे हैं ना। चलिए। और ये हाँ डिजिटली से क्रिएट किया गया, और ये बहुत थॉटफुल है ये कि पता नहीं किन्होंने क्रिएट किया है, बट ये जो जिस आर्टिस्ट ने भी क्रिएट किया है, बहुत अच्छा थॉटफुल है। और यही वजह है कि 10 आर्टिस्ट 10 तरीके से एक ही चीज को बनाते हैं, और इसीलिए उनकी वैल्यू भी होती है। अगर हम कॉपी कॉपी करना शुरू करें तो 50 आर्टिस्ट भी एक ही तरह से बनाएंगे, वो क्या वैल्यू होगी उसकी, कुछ नहीं, बस वो फोटो वाली वैल्यू होगी। दैट्स वाई आज एक चीज और गांठ बांधिएगा सब लोग, जो लोग इसे देख रहे हैं, कि इतना रियलिस्टिक नहीं चला जाना है कि वो फोटो बन जाए। वहां पे सरप्राइज तो रह जाएगा, लेकिन आर्ट नहीं बचेगा, वहां आर्ट सारा खत्म हो जाएगा, वहां सिर्फ सरप्राइज बचेगी, और आर्ट और आर्टिस्ट दोनों की डेथ हो जाएगी वहां। अगर आप चाहते हैं उसमें वो आर्टिस्टिक ये लेना, तब अगर सिर्फ मैसेज देना चाहते हैं देन यू कैन गो। कुछ एक्सेप्शन केस भी होते हैं, मगर एक्सेप्शन केस हम स्टार्ट से नहीं मान सकते ना, वो बहुत डेप्थ में जाके पता चलेगा आपको एक्सेप्शन केस। मगर फिलहाल एज जनरल रूल आप इस बात को ख्याल रखिएगा, है ना। चलिए, धन्यवाद भाई, हम फिर मिलेंगे। और भी आप लोग वर्क्स और ढेर सारे बनाते रहिए और भेजते रहिए, जितने वर्क्स बना सकें, और भेजते रहिए, और यहाँ से हम लोग फिर मजे से हम यहाँ देखेंगे, है ना। चलिए।